बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दोहा पर हालिया इसराइली हमले के तनासुर में कतर की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कतर का एक रोज़ा सरकारी दौरा किया और कहा है कि पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जबकि दूसरी जानब दरियाए चनाब के बिफरने से मुल्तान की तहसील चारों जानिब से बड़े सैलाबी रेले की जद में आ गई है, जबकि हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हिदायत के बाद पार्टी अरकान की जानिब से कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटियां थी उससे मुस्ताफ़ी होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेकाम अपने अरूज पे है जी। और वो पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर वही बात और मतलब है कि दहशत गर्दी, मईशत, सैलाब, आफतें, ये सारी सूरत हाल और उसमें ये जो ऐड हुई है चीज़ वो माशी दहशत गर्दी के साथ साथ अब ये पॉलिटिकल अनरेस्ट और सारे मामला, तो ये देखना होगा हमें। खित्ते और दुनिया के हालात ऐसे नहीं हैं कि इस तरह से कंटिन्यू पाकिस्तान के जो भी मामला हैं उनको बेहतर करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है, जो फॉल्ट लाइन हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज 24 साल हो गए 9/11 और प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी ख़िताब उनका पेंटागन के बाद वो उनका ख़िताब होगा, ये जो मेमोरियल जो न्यूयॉर्क में है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी भी। अच्छा, अब लेकिन जो वाक़यात हैं ज़रा उन पे ज़रा पहले तो बात करते हैं। पहली बात जो है वो ये है कि दो शख्सियात ग़ालिबन ऐसी हैं इस वक्त बहुत से हुक्मरानों में जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हुआ है, और उनको बगौर तमाम मामलात पे, वैसे तो सारे ही हुक्मरान और अवाम और पूरी दुनिया में परेशानियाँ हैं। जब प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस में आज गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मुजाहरे, वो अपनी जगह, लेकिन ये जो कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। देखें, दो लोग इस वक्त जो है वो काफ़ी, उनको चाहिए कि वो ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लें। अरसर नौ एक ज़रूरी है नेतन्याहू के लिए जी, और एक मेरे ख्याल से जो मैं उसमें दूसरी शख्सियत को भी मैं बीच में लाता हूँ क्योंकि वो शायद एक बहुत कुछ मिस कर गए हैं वो नेतन्याहू। बाकी कतर के अंदर जाहिर है कि समिट हो रही है इतवार को और पीर को, मुख्तलिफ रहनुमाओं की, और वो सारी बात हो रही है, लेकिन उसमें एक पुरस्रारियत का फैक्टर जो है वो मौजूद है। एक पुरस्रारियत, ये जो कुछ हुआ है दोहा में, इसमें एक पुरस्रारियत का फैक्टर मौजूद है। और वो ये है कि क्या हुआ है जी। पुरस्रारियत का फैक्टर ये है कि क्या हुआ है। आज वहाँ पे जो उनकी मस्जिद में दोहा में नमाज जनाजा अदा की गई है और उसमें जो है वो 4 जो मैयतें लाई गई तो वो फ़लस्तीन के परचम में थी। एक जो है वो मैयत जब लाई गई तो वो जो है वो कतर के परचम में थी। लेकिन कोई भी जो शख्स है उसका नाम हमारे सामने नहीं आया कि ये कौन से लोग थे, कौन सी शख्सियात थी, कौन से लोग थे साथ। तो अंदाज़ा यही हो सकता, लगाया जा सकता है कि इसमें 4 जो हैं वो उनका ताल्लुक़ हमास के कोई कारकुन या उनके लोग थे, और एक ग़ालिबन कतर के सिक्योरिटी एहलकार थे। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस वक्त ये सोच रहा है कि हुआ क्या है, किसने किसको डबल क्रॉस किया है या किसने किसको ट्रिपल क्रॉस किया है, क्या हुआ है। क्योंकि जो वो इमारत है जिस पे अटैक हुआ है, तो इनका वो सिल्वर स्पैरो जो मिज़ाइल है जो 1500 किलोमीटर रेंज का है, तो वो तो परवाज़ करते हुए ना उसने जो है वो सऊदी एयर स्पेस क्रॉस की है, ना उसने जो है वो कुवैत की एयर स्पेस क्रॉस की है, इराक़ की एयर स्पेस के ऊपर से भी उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा अभी तक। एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट एनालिस्ट देख रहे हैं, तो इमारत को अगर करीब से देखें तो उसके साथ एक गैस स्टेशन है और दूसरी बिल्डिंग्स हैं, और बिल्कुल अगर उसको
हम उसकी इमारत की तस्वीर ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, लेकिन उस इमारत को जिसको निशाना बनाया है कि स्पेसिफिक उस इमारत को देखें, ये तो बाकी तो धुआं है ना, इस इमारत को देखें। तो इसको जो है वो इस पर अब एक मिज़ाइल हिट होता है, तो ये जो है ये अच्छा दिलाला मिज़ाइल में इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक, ये छोटा मिज़ाइल है और बिल्कुल जो है वो एक्यूरेटली जाके, और अगर बड़ा सिल्वर स्पैरो मिज़ाइल आ रहा है जो ईरान पे अटैक में था, तो फिर तो बहुत बड़ी तबाही होनी चाहिए थी बहुत बड़े इलाकों में। तो एक मिज़ाइल जो है वो कैसे, और ये शख्सियात जो तीन को कैसे पता चल गया, यानी ये मोसाद की तारीख का एक नाकाम तरीन ऑपरेशन है। मोसाद की तारीख का और इसराइल की तारीख का और शिन बेत की तारीख का एक नाकाम तरीन ऑपरेशन है, जिसमें उन्होंने एक अरब मुल्क के ऊपर हमला किया, कतर पे। अच्छा, कतर के ये ज़हन में रखें कि सफारती ताल्लुकात नहीं है इसराइल के साथ जी। कई मुल्कों ने जो इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, मुख्तलिफ एकॉर्ड्स किए हुए हैं या मुआहदे हैं उनके, कतर उनमें नहीं है। कतर के सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं हैं, जैसे इजिप्ट के या जॉर्डन के या बाकी अब्राहम एकॉर्ड्स में थे, कतर के नहीं है। कतर जो है वो एक ना कतर में कोई सफ़ीर है इसराइल का, ना वहाँ पर कोई जो है वो कतर का सफ़ीर है। इनके दरमियान जब ये सेंट कॉम मैंने बात 96 में और ये सारा 96 में, तो उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद एक तिजारती अनऑफिशियल सा आना जाना कुछ ये वो, लेकिन ऐसा सच कोई किस्म के किसी किस्म के कोई सफारती ताल्लुकात कतर के साथ नहीं है इसराइल के। पहले भी तो ये ध्यान में रखें। दूसरा ये कि हुआ क्या है फिर, ये क्या किसी ने टिप दी है कतर के हुकाम को कि वहाँ से वो मूव कर जाएं? क्या तुर्किया ने या इजिप्ट ने उनको टिप दी है या रशियंस ने दी है कि हमास की सारी क़यादत अभी हयात है, और या फिर ये है कि अमेरिकन्स ने दी है, अमेरिकन्स ने दी है टिप। ये ज़हन में रखें कि 9/11 आज है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम है, इनमें बहुत से लोग तो मीडिया के हैं ना, तो मैं इनमें से बहुत से लोगों से कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कहीं मुलाकात हुई होगी इनकी कोर टीम के लोगों जो हैं, तो इनमें से ज़्यादा अक्सरियत वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि 9/11 जो है वो उस दिन ज्यूज़ जैसे मतलब उनका जो मेगा ग्रुप है उनका कहना ये है कि कंस्पिरेसी में ज्यूज़ जो थे वो साथ थे, एक बहुत बड़ा हिस्सा, सारे के नहीं, सारे के सारे नहीं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको कंस्पिरेसी थ्योरी कहता है। और वो कहता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी यानी उनके बकौल तो नहीं, बाइडेन इंतज़ामिया के बकौल कंस्पिरेसी थ्योरी, और उस वक्त सारे जो 9/11 के बाद से लेके थिंक टैंक्स वैंक सारे ये इन्होंने कंस्पिरेसी, लेकिन ये जो ग्रुप है वो इसको कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कहता, जिसकी वजह से वो कुछ उसमें से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए, कुछ साइड पे रहे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो उसमें कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है और कहती है ज्यूज़ उस दिन जश्न मना रहे थे, ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, तो टकर कार्लसन वगैरह और बहुत से लोग वो कहते हैं उस दिन ज्यूज़ खुशियाँ मना रहे थे 9/11 के दिन। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर वापस आता हूँ, तो हुआ क्या है, ठीक है, क्योंकि हमास की जो क़यादत है यानी खलील अल-हया, क्या उनके साहबजादे शहीद हुए हैं? क्या उनके साहबजादे शहीद हुए हैं? अभी तक हमारे पास हमास की तरफ से ऐसी कोई सोग या उनकी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। हमास और अमेरिका के दरमियान डायलॉग हो रहा है बराह रास्त, अभी भी खबर सुन लें कि हमास और अमेरिकन के दरमियान, हाँ, इधर ये सारे नेतन्याहू का दिमाग चकरा गया और उधर हमास का डेलीगेट, हमास और अमेरिकन के दरमियान किसी और जगह मुज़ाकरात जारी हैं और मीडिएटर्स जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, अमेरिकन की साइड पे भी, हमास की तरफ से भी, और अरब ममालिक और यूरोप और बाकी लोग। तो और वो किसी भी वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो चंद घंटों के अलावा जो है वही शख्सियात, वही रहनुमा, वही टीम्स अमेरिकन के साथ इंगेज हैं। अच्छा, अब ये जो बात है, अब ये बड़ी अजब सी बात है कि किसने किसके साथ क्या किया है, किसके साथ, देखिए ना, अब ये उसने कहा है कि मैं कतर पे फिर हमला करूंगा, दोबारा हमले करूंगा, ये करूंगा, आगे करूंगा,
और उसने जो है वो दोबारा धमकी दे दी है। उसने कहा कि दोबारा गज़ा से लोग जो है वो फ़लस्तीनी जो है गज़ा से जल्दी बाहर निकलें। उसने कहा नहीं, अगले महीने तक, अब थोड़ी देर पहले कह रहे हो अगले महीने तक का टाइम दे रहा हूँ मैं, और मैं बता रहा हूँ कि छोड़ूंगा नहीं, ये बाहर निकलें सारे। अरब ममालिक सारे जमा हो रहे हैं एक साथ, और यहाँ शदीद प्रेशर डेवलप हो रहा है। देखें ना, एक तो वो चकराया हुआ इस बात पे है कि ये मुज़ाकरात अभी कैसे जारी हैं, क्योंकि उस तक खबर पहुँच गई है इसराइल में कि हमास के साथ मुज़ाकरात अपनी जगह जारी हैं। इसीलिए जो कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद जो हैं, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, उन्होंने कहा है कि कतर जो है वो अपना मुज़ाकराती किरदार जारी रखेगा। इसी तरह मिस्र ने कहा है कि इस तमाम हमले के बावजूद हमारा मुज़ाकराती किरदार जारी रहेगा। तो जारी रहेगा नहीं, जारी है, सही, ठीक है, जारी है। तो ये जो है ना, ये मिसाल मतलब देखें ना, अब अगर हम यहाँ पे लेट्स से के टाइम्स ऑफ इसराइल के कोट कर दें 26, तो इजिप्शियन सोर्सेज से कि कायरो विल कंटिन्यू गज़ा मीडिएशन, ठीक है ना, तो मतलब है कि 26 तो मीडिएशन जारी है, मीडिएशन जारी है। और उसमें आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी ज़्यादा बात नहीं हुई, कोई कतर की तरफ से शदीद रद्दमल हो रहा है, मुसलमान मुल्कों की तरफ से हो रहा है इसराइल पे, और वो इसराइल जो है, और इस ज़हन में रखें कि ये जो सीरिया है, सीरियन गवर्नमेंट जो है वो उसमें कतर और अरब ममालिक का रोल है और तुर्किया का रोल है जी। उसके बगैर सीरियन गवर्नमेंट अहमद शरा, जिसको ये अपना बड़ा गुडी गुडी कर रहा था इसका नेतन्याहू, तो वो किसी वक्त भी वो फ्रंट खुल गया तो ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा किधर गया नेतन्याहू भी, ठीक है। तो ये मुज़ाकरात तो जारी हैं, उस शख्सियात भी आते हैं। फिर क्या हुआ है वहाँ पर? मिसाइल गिरा है तो कैसे, कौन सा, कहाँ से आया है, कैसे हुआ है? थार्ड एक्टिव नहीं हुए। थार्ड सिस्टम कतर में लगा था, कतर में अमेरिकन शहरी भी हो सकते थे आसपास, कुछ सिविलियंस भी हो सकते थे, कोई और लोग भी तो हो सकते थे ना आसपास। अगर इतना बड़ा मिसाइल आ रहा है वहाँ से तो कहीं और लोग भी हो सकते। तो एक्सपर्ट जो हैं अभी तक ज़रा इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि इसराइल का जो ये सिस्टम था वो अंदर ये क्या हुआ है। थार्ड अलर्ट हो जाता, कोई अमेरिका से कुछ सिविलियंस आ जाते बीच में, शहरी जा रहे होते सड़कों पर, कोई गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों, ऐसा तो नहीं हुआ। उनके एयरपोर्ट पे खुले रहे, सारा सिलसिला खुला रहा। तो ये जो इसराइल एक में परेशानी है उनका, आप अगर पढ़ें ना हिब्रू मीडिया और आगे पीछे दाएं बाएं, और फिर वो जो शहादतों के ऊपर एक रवायती एक मतलब वो भी हमें मतलब गम गुस्सा ज़रूर नज़र आ रहा है कतर की तरफ से और अरब ममालिक की तरफ से। मुज़म्मत, शदीद मुज़म्मत और यकजहती सारे करीब हो गए। लेकिन यह है कि वो असल जो बात है ना, मुज़ाकरात जारी हैं जी। असल बात यह है कि वो टीम भी मौजूद है कहीं, सारे रहनुमा। तो फिर ये कौन सी शख्सियात थी जो जिनका इंतकाल हुआ? अच्छा, अब आते हैं, कोई तो कारकुन होंगे, कोई रहनुमा, कोई तो बहरहाल। अच्छा, अभी आते हैं थोड़ी देर में बात वापस इसी तरफ। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया। देखें, इसमें तो अरब, मैंने कहा ना, या कोई तकसीम नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं, फिर उसके बाद कल यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद वहाँ पे थे, फिर वो बहरीन गए, फिर उसके बाद ये ईरान का साथी जो है न्यूक्लियर का माहिदा तय हो गया। साथ ही जो परेशानी है दरमियान में वो नेतन्याहू को है कि क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है? मोसाद मिस्क हिट करके, यानी मिसाइल चलाए तो कहाँ से चलाए, एक्सपर्ट्स को भी समझ नहीं आ रहा, और यहाँ टिप किसने दी है। और ये मुज़ाकरात अपनी जगह जारी हैं सारे, और सारे शिफ्ट भी हो चुके थे। बल्कि एक तो ये तलाया कि ये कतर में ही नहीं थे, ये नहीं कि उस बिल्डिंग में नहीं थे, कतर में ही नहीं थे। एक ये भी बात चल रही है, कतर से ही मूव कर चुके थे, यानी काफ़ी देर पहले। तो ये अभी डबल ट्रिपल वो जो एजेंसी इसका खेल होता है ना दुनिया भर में, बहुत आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये अभी इसमें ये खुलेगी चीज़ सामने कि क्या हुआ क्या है। और नेतन्याहू, कनाडा ने कहा है कि हम ताल्लुकात तोड़ रहे हैं, और इनका जो तो अभी, लेकिन मैं वापस आता हूँ। दूसरा बंदा जो परेशान है और जिनको परेशान होना चाहिए वो है भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी की। परेशानी की वजह जो है वो नेपाल है। देखिए, नेपाल जो है ना वो कुछ मुल्क होते हैं जिनके दो ही पड़ोसी होते हैं। ये बड़ा रेयर है दुनिया में, उनकी ज्योग्राफी जो है। मैं एक और अगर मिसाल दूं तो मैं मंगोलिया की दे सकता हूँ कि मंगोलिया जो है उसके दो ही नेबर्स हैं, लैंडलॉक है, और वो फिर थर्ड नेबर्स की तलाश में रहता है।
एक नई इस्तिलाह निकली कि थर्ड नेबर। तो थर्ड नेबर ये है कि मतलब ये वो मंगोलिया चंगेज़ खान वाला जी। ये वो मंगोलिया जिसकी अभी ट्राइलेटरल समिट हुई है चंद रोज़ पहले जी। और ये वो मंगोलिया जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 जिसके थ्रू पाइपलाइन जा रही है। एससीओ में एक ही ट्राइलेटरल समिट हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन, मंगोलिया और शी जिनपिंग। अच्छा, तो ये जो तो वो थर्ड नेबर्स की तलाश में रहता है। थर्ड नेबर का मतलब ये है कि कोई ऐसा मुल्क जो दो पड़ोसियों से बाहर निकल के वो कुछ करे मंगोलियन। तो ये जो है ये अगर हम मार्च 2018 में चले जाएं तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अमेरिका से अपील की थी। फर्स्ट स्लाइड रॉयटर्स, उन्होंने अमेरिका से अपील की थी कि ट्रेड किया जाए ट्रम्प दौर में ही, प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौर में ही। रॉयटर्स कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था मंगोलिया ने कि हमारे साथ ट्रेड की जाए कि डेमोक्रेसी को यहाँ पे हम ज़रा फ़रोग दें, बचाएं आगे पीछे। ठीक है, अब ये अच्छा, उसके बाद 2023 में जॉइंट स्टेटमेंट आई है सेकंड वाइट हाउस की 2023 में। ये कैमिला हैरिस के साथ मुलाकात जब हुई थी, इनके वज़ीर आज़म गए थे मंगोलिया के, तो इस थर्ड नेबर पार्टनरशिप, अब ये थर्ड नेबर का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, स्ट्रेटेजिक थर्ड नेबर पार्टनरशिप, सेकंड स्लाइड वाइट हाउस, ये लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। थर्ड नेबर का मतलब ये है कि एक मुल्क लैंडलॉक है, वो देख रहा है कि मुझे इधर उधर बाकी मुल्कों से मुझे कोई जो है वो जगह मिले ऐसी जिसके नतीजे में हम आगे बढ़ें। अच्छा, फिर उसके बाद 2023 में ये जंग शुरू होने के बाद ये थर्ड नेबर जो है ना, ये लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक थर्ड नेबर पार्टनरशिप, क्योंकि नेबर तो है ही नहीं ना, अमेरिका कहाँ से नेबर हो गया, तो थर्ड नेबर की सलाह वहीं इस्तेमाल होती है लैंडलॉक मुल्क को। फिर उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन भी वहाँ गए, मंगोलिया का दौरा किया, ये यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद, ठीक है ना, और वो पहले फ्रांस के सदर थे जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया। फ्रांस के पहले सदर थे जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया। आज तक कोई फ्रांस का सदर मंगोलिया नहीं गया था, पहले सदर मैक्रोन थे जो 2023 में मंगोलिया गए। उसके बाद 2019 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके प्रेसिडेंट बतुल्गा मंगोलिया के, उनको व्हाइट हाउस बुलाया। ठीक है, व्हाइट हाउस बुलाया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया मंगोलिया के प्रेसिडेंट को, और जनाब वो वहां जब गए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो वहां गए तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को घोड़ा गिफ्ट किया। उस घोड़े का नाम जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखा विक्ट्री, विक्ट्री नाम रखा उससे। और ये जो है ये फिर उसके बाद जो है वो 2019 में, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने स्टेट विजिट करवाया। मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका स्टेट विजिट था, और स्टेट विजिट उन्होंने किया अमेरिका का, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जो है वो वहाँ पे उनको एक हॉर्स गिफ्ट हुआ और वो जनाब वगैरह वगैरह, फिर उनके ये बड़ा जनाब ज़बरदस्त किस्म का हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद ये कैमिला हैरिस के दौर में, बाइडेन दौर में भी ये कंटिन्यू रहा, और उससे जॉन बोल्टन ने भी दौरा किया था मंगोलिया का। सही। अच्छा, मंगोलिया का दौरा करने की मैं आगे बात में आता हूँ ये इस रीजन पे, लेकिन मंगोलिया की मैं आपको सिर्फ यह बता दूँ, मंगोलिया का दौरा करने की वजह ये थी कि मंगोलिया दुनिया के उन मुल्कों में से जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रूवन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो अमेरिका ने उस वक्त जो है वो ये, अगर मैं 2023 की यूएस एम्बेसी मंगोलिया में उनका अलामिया दिखाऊँ 11th, तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड मंगोलिया साइन MOU टू कोलैबोरेट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी मंगोलिया ने अमेरिका के साथ साइन कर लिए। फिर खलीजी रियासतों ने भी इसमें दिलचस्पी ली। यहाँ पे मैं नेशनल कोट कर रहा हूँ UAE का 12th, गल्फ नेशन इंटरेस्टेड इन क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन सेज मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई गल्फ के ममालिक भी, तो ये मंगोलिया जो है ये आगे बढ़ रहा था। इसके बाद फिर ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक ऑपेड आया 2023, 15 अगस्त 2023, 8th, कंसर्न दैट US मंगोलिया रेयर अर्थ कॉपरेशन विल अंडरकट चाइनाज इंडस्ट्री आर अनवारंटेड। अगर किसी का ख्याल ये है कि ये जो है अमेरिका मंगोलिया आपस में रेयर अर्थ कॉपरेशन करेंगे तो उसके नतीजे में चाइना को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये बिल्कुल उनकी खाम ख्याली है। 2023 में ही
रॉयटर्स ये कह रहा है 9 मंगोलिया टू डीपन कोऑपरेशन विद यूएस ऑन रेयर अर्थ, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं। अच्छा, और फिर 2023 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है 5 अगस्त का, यूएस डिस्कसेस क्रिएटिव वेज टू हेल्प मंगोलिया एक्सपोर्ट रेयर अर्थ। अभी हो ही रहा था तो प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए, गजा जंग, दूसरे मामला सारे, और आखिरकार कहानी का अख्ताम तब हुआ जब रशिया और चाइना ने एससीओ की समिट में एक ही ट्रायलेटरल समिट की मंगोलिया के साथ, और वहाँ पे पावर ऑफ साइबेरिया की पाइपलाइन साइन हो गई। तो अब थर्ड नेबर किधर गए, वो मंगोलिया ज़ाहिर है अच्छा ज़बरदस्त मुल्क है, वो ढूंढेंगे थर्ड नेबर, कौन से होंगे थर्ड नेबर। अच्छा, यही सूरत हाल जो है ये नेपाल की है। मैं अभी गजा पे वापस आता हूँ, नेपाल को थोड़ा सा ज़रा कंप्लीट, नेपाल को मैं कहता हूँ, नेपाल के 2 ही नेबर्स हैं। एक नेपाल का नेबर है चाइना, और एक नेपाल का नेबर है इंडिया। 2 ही नेबर्स हैं नेपाल के। और नेपाल के 2 नेबर्स जो हैं वो चाइना और इंडिया, और दरमियान में बांग्लादेश से नेपाल सेपरेट होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए, जिसको चिकन नेक कहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश 2 मुल्क जहां पे इनकलाब आए और जहां धड़न तख्ता हो गया हुक्मरानों का, उन दोनों मुल्कों के दरमियान एक 20 से 22 किलोमीटर पतली चिकन नेक है। मैप दोबारा देखें, ठीक है। ये 5-6 साल बाद कहीं ना कहीं से जो है ना, ये 6 साल से चिकन नेक आखिरकार कहीं ना कहीं चिकन नेक आ गई। उधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, दरमियान में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं। अच्छा, अब ये आप इस तरह, ये 22 किलोमीटर बड़ी है, और इधर जो है इस तरफ क्या है, इधर मेनलैंड इंडिया है। उसी मैप पे चले जाएं दोबारा हम, या किसी और मैप पे चले जाएं, तो इधर जो है वो, अगर हम थर्ड पे चले जाएं तो एक तरफ जो है वो, थर्ड मैप पे अगर हम चले जाएं तो एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, और दरमियान में चिकन है क्या, और उधर 7 सिस्टर्स हैं। उधर 7 सिस्टर्स हैं, आसाम और नागालैंड और ये जो है वो त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम, ये सारे उधर हैं। दरमियान में बांग्लादेश है और उधर नेपाल है, और दरमियान में चिकन नेक है। दोनों जगह इनकलाब आ गए। अब ये मुझे मत कहे कोई वहाँ पे नई दिल्ली से कि हमें ये भी नहीं, जैसे इंडिया का नहीं पता था इसी तरह ये नहीं पता चला कि नेपाल में क्या हुआ है। ये बराह करम ना, ये ना करें बार बार, पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, अचानक 24 घंटों में धड़न तख्ता हो गया। अच्छा, अब ये जो है तो देखें कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि नेपाल के, और अच्छा नेपाल के पड़ोसी कौन है, फिर मैप देखें अगर, तो नेपाल का पड़ोसी है सिक्किम, और सिक्किम के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश आता है। और ये जहन में रखें कि जो सिक्किम है, अगर हम उसी मैप को थर्ड पे चले जाएं तो सिक्किम जो है, सिक्किम वो जो है जिसको वो चेयरमैन माओ की 5 फिंगर्स में आता है। तिब्बत पाम है, नेपाल एक फिंगर है, दूसरी सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, भूटान है, ये फिंगर्स हैं सारी। अगर हम वो 5 फिंगर्स दिखा सकें किसी को, ये 5 फिंगर्स हैं ना, तो लद्दाख से शुरू करते हैं, एक नेपाल, ये चाइना के हिस्से हैं, चाइना इनको अपना हिस्सा कहता है, किस किस को, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम जो दरमियान में है, और अरुणाचल प्रदेश, ये उनके नक्शों में भी है। सही, ठीक है। अब आप चले जाएं उसी मैप पे दोबारा, जहां पे इधर नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, दरमियान में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और अगर यहां पर और यहां पर ये ऐसे हैं दोनों जगह पे, और दोनों जगह पर यानी नेपाल में एक ऐसा कोई इनकलाब नामी चीज आई है कि वहां बादशाहत भी गई। नेपाल के भी थर्ड नेबर्स के लिए अमेरिकन एक्टिव हैं, ये ध्यान में रखें। 2 ही नेबर्स हैं ना, चाइना मंगोलिया वाला हाल है ना भाई, एक मंगोलिया की तरफ रशिया, एक तरफ चाइना है। नेपाल भी लैंडलॉक है ना, नेपाल के एक तरफ चाइना है नॉर्थ में, और साउथ में और बाकी जगहों पे ईस्ट वगैरह में वो इंडिया है। तो नेपाल भी थर्ड नेबर, अगर उससे पूछें कि थर्ड नेबर कौन सा है, तो मैं कहूँगा जी अमेरिकन हैं, रशिया हो सकता है, ये वो सारे सार्क में है, तो पाकिस्तान को भी दूर आप रखें सार्क के वाले से। लेकिन जो नेबर्स हैं,
वो अफगानिस्तान भी हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, थर्ड नेबर्स। लेकिन जो थर्ड नेबर्स हैं, बाकी नेबर दो ही हैं, लैंडलॉक है, और सबसे बड़ा जो सरहद है वो है इंडिया के साथ। अब जितने वजीर आजम थे कम्युनिस्ट पार्टी के या कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस के, वो सारे के सारे जो है वो गए, कोई भाग गए, कोई सदर भी गया उनका जी। सदर जो है वो भी गया, वो भी घर वर जला दिए और तशद्दुद हुआ और सारा कुछ हुआ, उसकी तो कोई भी जो है वो उसकी तारीफ नहीं कर सकता। और वो जो है अच्छा, लेकिन उसके बाद इशू जो है, इस तहरीक की क़यादत कौन कर रहा था, जो मैं कह रहा था रैपर जी। वो जो रैपर ये जो सॉन्ग जेन जी के अंदर बड़े पॉपुलर जी। इस पूरी तहरीक की जो क़यादत है वो बलिंद्रा शाह कर रहे थे। बलिंद्रा शाह जो हैं, ये 35 साल बलिंद्रा शाह, ये जो हैं ये रैपर से मुराद ये कि नौजवानों में बड़ा करप्शन के बहुत अगेंस्ट, और ये पूरी तहरीक के अंदर काफ़ी आगे, और ये जो है ये फिर खटमंडो के मेयर मुंतखब हो गए, ये खटमंडो शहर के मेयर मुंतखब हो गए, और ये वो मेयर हैं खटमंडो के। अब यहां से देखें आप, जिन्होंने पूरा सिस्टम गिरा दिया है नेपाल में, वो उसको लीड करने वाले बालिन या बलिंद्रा शाह जो हैं, जेन जी के जो लीडर हैं बलिंद्रा शाह, ये वो हैं जिन्होंने खटमंडो के मेयर के तौर पे जब अखंड भारत का नक्शा लगाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो इन्होंने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया था। तो जिस खटमंडो के मेयर ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था, जिसमें उत्तराखंड भी है, ग्रेटर नेपाल तो वो है ना जो ये एंग्लो नेपालीज किंगडम के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई थी 18वीं सदी में, और फिर उससे पहले जो किंगडम ऑफ नेपाल थी, तो ग्रेटर नेपाल तो एग्जिस्ट करता है। ग्रेटर नेपाल जो है वो तो उसकी तो एक थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो माओइस्ट हैं और कम्युनिस्ट हैं वो उनका है, वो बाकायदा उनका एक नारा है कि हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। और ये ग्रेटर नेपाल उनका ये मैप है जो पीछे उसके दफ्तर में जो मेयर ने अपने ऑफिस में लगा दिया था, वो ये मेयर थे। इन्होंने कहा तुम अखंड भारत का बनाओगे, हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे, ये उनका ऑफिस है। इस बंदे ने लीड किया है, बलिंद्रा शाह ने, पूरी की पूरी जेन जी की कैंपेन को, जिसने धड़न तख्ता कर दिया है। अच्छा, ये ग्रेटर नेपाल है 9th। अगर हम देखें, अगर हम चले जाएं, ये गोरखा एक्सपेंशन जब हुई थी तो 1760 और 18, तो ग्रेटर नेपाल के अंदर उत्तराखंड भी आ रहा है, आपके बिहार भी आ रहा है, इसमें अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ इलाका आ रहा है, इसमें जो है ये बहुत सारे इलाके आ रहे हैं भारत के। तो ये सारे इलाके जो हैं वो उसने लगा दिया कि ये तो ग्रेटर नेपाल जो है, ये तो तुम अखंड भारत लगाते हो, हम लगाते हैं जनाब ग्रेटर नेपाल। उस बंदे ने जेन जी की क़यादत करते हुए ये पूरा इनकलाब बना के और गिरा दिया, पूरा का पूरा धड़न तख्ता कर दिया नेपाल का। अब ना कोई सदर, ना कोई वजीर आज़म, ना कोई अदालत, ना कोई, अच्छा उसने फिर उसी बलिंद्रा शाह ने जी। नाम रिकमेंड किया कि सुशीला कर्की जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो अबूरी सेटअप संभाल लेंगी, और अबूरी सेटअप वो संभालेंगी। तो अबूरी सेटअप संभालने के लिए वो जाहिर है बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून है, नाम लेकर रिकमेंडेशन जो है वो बलिंद्रा ने की, बलिंद्रा शाह ने। उसके बाद बलिंद्रा शाह ने कहा कि नहीं, हम इनका नाम वापस लेते हैं, इनकी एज ज़्यादा है। और एक दूसरी शख्सियत सामने आ गई, और उनका नाम है कुलमन गुशिंग। अच्छा, कुलमन गुशिंग जो है ये नेपाल की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन उसके चेयरमैन रहे हैं, और भारत के इंतहाई करीब हैं, भारत के इंतहाई करीब हैं, पढ़े भी भारत में हुए हैं। यानी अब इनके आने के बाद यकीनन भारत के ऊपर एक दबाव बनेगा ना जी, कि आप सरहद खोलें, वहाँ पे इतनी मुसीबत आ गई है, और ये भारत में, इनकी तालीम भारत में हासिल की है, आप सरहदें खोलें। जो जितने वहाँ पे हिंदू, पहले तो बांग्लादेश में था ना हिंदू मुसलमान, यहाँ तो चक्कर ये नहीं है, यहाँ तो ये चक्कर नहीं है ना, हिंदू रियासत पुरानी, और गौतम बुद्ध पैदा हुए तो या बुद्धिस्ट हैं, तो सरहद खोलें, आप वहाँ से आने दें नेपाल के लोगों को, और आप इमदाद करें, मदद करें।
ठीक है। अगर वो दूसरी खातून आ जाती तो उनको बलिंद्रा शाह सपोर्ट कर रहे थे जो कि एंटी इंडिया हैं और जिन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया, तो वो बलिंद्रा शाह खामोशी से पीछे होंगे। गौर करें, मैं देखें, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हो रही हैं, ये गौर करेंगे इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं कोट करता हूँ कि ये मैं कोट करता हूँ न्यूज़ 18, नेपाल जेन जी बैक्स कुलमिन गशिंग एज लीडर आफ्टर बेलन शाह और सुशीला करकी जो है ये स्टेप असाइड हो गई। अच्छा, स्टेप असाइड हो गई खुद ब खुद, अचानक हो गई और ये जनाब आगे आ गए। अच्छा, कैसे हुई, क्या हुआ, ये जो है ये अब इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि बिजनेस टुडे 22 ऑल अबाउट गुलमन गुशिंग एंड इंडिया एजुकेटेड पावर रिफॉर्मर इन रेस फॉर नेपाल पीएम। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स 23 हु इज गुलमन गुशिंग नाउ फ्रंट रनर फॉर नेपाल प्राइम मिनिस्टर, यानी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो इंडिया के प्रो होंगे, तो वो पहली बात क्या करेंगे कि सरहदें खोल दें। तो इंडिया को सरहद खोलनी पड़ेगी ना, मदद करनी पड़ेगी इस वक्त। देखें सूरत हाल इनको। अच्छा, अब देखते हैं ना कि क्या होता है, डेवलपिंग की स्टोरी। अच्छा, 24 ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने कहा ना, ये बलिंद्रा शाह के बारे में, मैं सिर्फ उनका यहाँ पे आपको रेफरेंस दे दूं, और वो ये है कि ये हिमालयन 27th, ये हिमालयन ग्रेटर नेपाल मैप इंस्टॉल्ड एट बालिन्स ऑफिस, ठीक है जी। तो ये जो बालिन हैं ये वही हैं जिन्होंने जो बलिंद्रा शाह हैं और जिनके ऑफिस में ये ग्रेट हाँ, ये ऊपर खबर उनकी नेपाल के। अच्छा, अब आप जरा डॉट्स कनेक्ट करें। अभी आते हैं गजा पे वापस। सही, नेपाल में पूरा पॉलिटिकल सेटअप गिर गया, 24 घंटों में गिरा। अनलाइक बांग्लादेश जहाँ पर उन्होंने कहा जमात इस्लामी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ कम्युनिस्ट भी गए, माओज भी गए, सारे के सारे फारिग हो गए। एक नया सेटअप आ गया जो अननोन है जी, जो अननोन है, जिसके बारे किसी को नहीं पता। वो बंदा जो कि एंटी इंडिया था और जिसने चीफ जस्टिस का नाम रिकमेंड किया था, वो अचानक पीछे हो गया और वो बंदा सामने आ गया जो कि प्रो इंडिया, जिसको इंडिया समझ रहा है कि ये हमारे साथ हैं, और वो आके पहली बात करेगा कि सारी सरहदें खोलो और सारे रेफ्यूजीज को लो और वहां पे तामीरें नौ करो। सही, चाइना भी खामोश है, ना सिर्फ खामोश है, चाइना के वजीर खारजा, अमेरिका के वजीर खारजा, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के सेक्रेटरी वॉर, 24 घंटों में इन 4 शख्सियात की दोबारा बात हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा और शी जिनपिंग से मुलाकात फाइनल हो गई है जी। अब आ जाएं गजा पे आप ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि भारत के लिए ज़रूरी है कि नेपाल की सूरत हाल पर मुख्तलिफ, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, कोई 1700 किलोमीटर से ज़्यादा उनका बॉर्डर है नेपाल के साथ। सही, और नेपाल में अननोन सेटअप आ गया है और वहाँ पे सारे नेपाल के लोग इस वक्त भारत की तरफ ही देख रहे हैं। चाइना के साथ तो जो उनका बॉर्डर है, जो कि मुतनाज़ बॉर्डर है, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर नीचे हिमालयन पहाड़ों, और चाइना के साथ ज़ाहिर है वो इतना मतलब है कि वो मानते भी नहीं है, चाइना के लोग भी और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी, और ये सारा चल रहा था। अब तो कोई है ही नहीं ना। अब तो ये है कि नेपाल में अननोन, अब तो, और जो शख्सियत आ रही है, जो शख्सियत अचानक, जिसको उस बंदे ने रिकमेंड कर दी है, जो बंदा ग्रेटर नेपाल की बात कर रहा था, उस बंदे ने अचानक रिकमेंड कर दी है और वो जो है वो भारत में पड़ा रही। तो अब तो भारत के लिए लाजिम हो गया कि वो खोलें लोगों को, कि वो और कहाँ जाएंगे लोग, पहाड़ों से कहाँ जाएंगे, नेपाल के लोग इधर ही आएंगे ना जी। तो थर्ड नंबर तो है नहीं। तो एक तो ये है कि नेपाल, और फिर नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान है क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप इधर लोगों को मना करें आने से, उधर बांग्लादेश में लोगों ने क्रॉस करना शुरू कर दिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो खत्म हो जाएगा वैसे ही। देखिए ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा जी। और उस जो रियासतें हैं 7 सिस्टर्स, अगर नेपाल के लोगों ने वहाँ से बांग्लादेश की तरफ जाना शुरू किया या 7 सिस्टर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, ये कहाँ जाएगा, तो गया ना फिर। तो मतलब है कि नज़र रखें, ये मत कहें कि पता नहीं था हमें, बांग्लादेश में इतने दिन उतारा हमें पता नहीं था, और जो नेपाल में हो रहा है हमें पता नहीं था, ये मत कहें।
अच्छा जी, अब इस पूरे अरसे में 2 दफ़ा जनाब दो शख्सियात इधर की, 2 शख्सियात इधर की, ये पिछले 48 घंटों में टेलीफोन पे बात हो रही है इनकी। एक है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट 57th सेक्रेटरी रोबियोस कॉल विद चाइनाज डायरेक्टर ऑफ ऑफिस और सीसीपी सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन एंड फॉरेन मिनिस्टर वांगी। 57 इसका अलामिया पूरा पढ़ें तो क्या खूबसूरत गपशप लगी है दोनों में, ज़बरदस्त बातचीत हुई है। मार्को रूबियो वान लीगी, ज़बरदस्त बातचीत हो गई, ग्लोबल ऑर्डर्स और ये और सारा ज़बरदस्त। दूसरी जो बातचीत हुई है, जो यूएस एम्बेसी इन सिंगापुर को कोर्ट कर रीड आउट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ वॉर पैथी हेग्जिट की जो कॉल हुई है चाइना मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एडमिरल डोंग युंग के साथ, वो उनके नेशनल मिनिस्टर हैं। और उसके साथ ही ये जो ब्लूमबर्ग है 58 वो कह रहा है कि टॉप चाइनीज एंड यूएस एनवॉयज टॉक पेव वे फॉर शी जिनपिंग एंड ट्रम्प मीटिंग। 58 ब्लूमबर्ग। अच्छा, अब आप आ जाएं तो एक तो उधर ध्यान में रखें कि नेपाल में क्या हुआ है जी। उसमें भारत में एक कई मीडिया को सुने तो कहते हैं कि इसमें तो अमेरिकन हैं, कुछ कहते हैं तो कहते हैं कुछ हैं, कोई कहते हैं कुछ हैं क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो वो हैं जो आपके। लेकिन हमारा काम है कि देख होशियार बाश, ये मामला जो है इस पे नज़र रखें, इस पे नज़र रखें। नेपाल में क्या हुआ है और बांग्लादेश में क्या हुआ है, बीच में सिलिगुड़ी कॉरिडोर है और उधर 7 सिस्टर्स हैं। यानी बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान है ही इतनी सी पट्टी, आप नोट करें ना। चिकन नेक कब से मैं 6 साल तो हो गए कम से कम डिस्कस करते हुए कि सिलिगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक का जिक्र जरूर आएगा। अच्छा, अब आप आ जाएंगे इधर क्या हुआ है, गजा में क्या हुआ है। गजा में जनाब 51st हमास ऑफिशियल्स लीडरशिप प्लान्स टू रिज्यूम गजा टॉक रिगार्डलेस ऑफ इजराइल्स दोहा स्ट्राइक। ठीक है ना, जो मर्जी जुल्म ढा दो, मुज़ाकरात हमारे जारी रहेंगे। किससे जारी रहेंगे? अमेरिकन के साथ जारी हैं। अच्छा, 51st, ठीक है, ये मैं उनका हाउस न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, 51st लाइट। तो बात यह है कि उनके तो ये नेतन्याहू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और इसीलिए नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले जो है एक अजीब बयान दिया उसने। 49th नेतन्याहू डिस्कसिंग प्लान टू अलाउ वॉलंटरी इमिग्रेशन ऑफ गजन स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। अभी नहीं, अभी कहते हैं अभी निकलो सारे, शाम तक गजा खाली कर दो। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट मंथ, आगे अगले महीने में शुरू वॉलंटरी इमिग्रेशन। जबरदस्ती किसी पे नहीं है भाईजान, आप गजा छोड़ दें, आप गजा छोड़ दें, आप गजा छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल डिस्पाइट स्ट्राइक इन कतर हमास 48 हमास लीडरशिप यूनाइटेड ऑन कंप्लीटिंग सीज फायर टॉक्स। किससे किससे टॉक्स टूटी नहीं है कहीं। मैं देखें, बात यह है कि अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, सारा एक पे दूसरी लेयर, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, चौथी पे 5वीं लेयर्स। असल वाकया उधर हुआ है, उधर तो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। कतर पे ये हो गया, कतर सारे दुनिया कतर के साथ खड़ी है, पाकिस्तान भी खड़ा है, यूनाइटेड नेशंस का अरब इजलास शुरू हो गया है। कतर के साथ क्या जलालत हुई, दरमियान में वो ट्रम्प फंस गए बीच में। उधर उनका जो बंदा है वो चार्ली करके उसको गोली लग गई है जी। वो जो है वो उनका बड़ा करीब था प्रेसिडेंट ट्रम्प के, उसका वो गोली लगी है, पता ही नहीं चला बंदा कौन है। वो जो पकड़ा था वो कोई और, वो 3000 लोग बैठे हुए थे सामने, वो एक किसी ने शूटर ने गोली लगाई, गोली चलाई, यहाँ लगी है। वो 20 मिनट तक स्पीच करता, गोली लगी, उसकी डेथ हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत करीब था ये। और ये वो जो इमिग्रेशन के लॉज वगैरह उसके ख़िलाफ़ था। ये ऑपरेशन सिंदूर के भी अगेंस्ट था कि भारत के साथ ना जाया जाए, ठीक है, तो इसके भी अगेंस्ट था 12। अच्छा, अब इसमें जो ये है कि ये एक बड़ी अजीब सी पिक्चर है कि ये जो है। अच्छा, अब आप देखें ना उनकी सरहदों पे क्या नारे लग रहे हैं। 61st इंडियन एक्सप्रेस, अपने देश भी नहीं जा सकते। 61st, क्या हम अपने देश भी नहीं जा सकते? ये नेपाल के बॉर्डर पे लोग नारे लगा रहे हैं कि हम अपने मुल्क जाने दो, कह रहे हैं रोको, तुम्हारा मुल्क नहीं होगा, हमारा मुल्क है, ये अपना देश है, हमारा एक ही देश है। ग्रेटर नेपाल कह दें या कह दें, चाइना बैठा है सुने, और चाइना की बात हो रही है टर्म से इस पूरे क्या उसमें। और उधर नेतन्याहू सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं, ये
निशाना कैसे यहाँ से गए थे, किसने उनको टिप दी है, कैसे हुआ है, मैंने ओके किया है, पहले ट्रम्प ने कहा, उनको फ़ोन कर दिया, जैसे ट्रम्प भी सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, पर ट्रम्प भी सोच रहे हैं ना कि उन्होंने व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने आके ऐलान कर दिया कि भाई वो ट्रम्प को उधर कतर के वज़ीर आज़म वली अहद आ गए, उन्होंने कहा तो मुझे तो हमें तो बाद में बताया इन्होंने, किसी किस्म की इन्होंने जवाब नहीं दिया। उधर वो कह रहे हैं स्टीव विथकॉफ फ़ोन करता रहा, अच्छा स्टीव विथकॉफ ने नई बात की है, वो कहते हैं मैं फ़ोन करता रहा, वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया अमीर कतर ने। ओ भाई एक मिनट हट जाए, ये कोई इसमें वो क्या कहते हैं, वो कोई पे कार्ड हो, इसमें वो क्रेडिट डलवा के क्या सिम कार्ड होता है, ओ भाई कोई स्पेशल लाइन होगी। वो स्टीव विथकॉफ कहते हैं मैं फ़ोन करता रहा, फ़ोन ही नहीं उठाया, तो इसलिए इतनी देर में मिसाइल गिर गया। अब ये जो चक्कर है, अच्छा उधर यानी वैसे की वैसी सूरत हाल है, सवाए इसके कि नेतन्याहू फंस गया बीच में कि अब अरब मुल्कों पे अटैक कर दिया, अब क्या करना है। मुज़ाकरात जारी हैं हमास के मुज़ाकरात जारी हैं, किससे जारी हैं, ये एक सवालिया निशान है। सीज़ फायर टॉक्स, वो कहते हैं कि हमारे जो सीज़ फायर टॉक्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं तेज़ी के साथ और वो जारी हैं, तो किसके साथ जारी हैं, सवाल ये है क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जारी हैं, इसराइल के साथ। इसराइल कहाँ से आ गया बीच में, इसराइल ने तो अटैक किया, तो इसराइल को पूरी दुनिया लगी हुई पीछे इसराइल के, नेतन्याहू के। तो बात यह है कि अब ये इसमें देखते हैं कि किसी ने किसके साथ हाथ किया, एक तो नेतन्याहू के साथ हाथ होगी, चीज़ें वहीं की वहीं हैं, टॉक्स बढ़ रही हैं आगे। नेतन्याहू कतर पे अटैक करके ना हमास के लोग शहीद हुए हैं, टॉक्स हमास के आगे वही टीम टॉक्स कर रही है, किसके साथ कर रही है, क्या कर रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप आगे पीछे दाएं बाएं, वो सारा मामला इधर। इसी दौरान में नेतन्याहू पे और कतर में लोग लगे हैं, तो उधर नेपाल हाथ से निकल गया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इधर तो ये मामला आगे बढ़ के जो है, और चाइना के साथ बात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की मुस्तकिल, चाइना का यानी इतने रिलैक्स हैं, तो सारी बात हो, मार्को रूबियो उधर बात करें, अच्छा शी जिनपिंग आगे पीछे, ये जो जितने भी राब्ते होते हैं ना पैसिफिक के थ्रू, ये ऐसे नहीं होता, ये उधर से उधर डायरेक्ट पैसिफिक के थ्रू, उधर चाइना और उधर अमेरिका, तो बिल्कुल जो है वो जो पैसिफिक के थ्रू बात होती है ना, तो कॉल्स की। वो जब गए थे प्यूटिन, तो भी वहीं से अलास्का गए थे ना, रोड क्रॉस करके, समंदर नदी पार करके चले गए थे उस तरफ, तो उसमें ये होता है कि ना कोई इंटरसेप्शन है ना, वैसे भी कौन इंटरसेप्ट करेगा बीच में चाइना और इनकी कॉल्स को। भी तो सेफेस्ट कॉल्स दुनिया में अगर कोई बात हो रही होगी तो शी जिनपिंग और इनके दरमियान होती होगी, या इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और बाकियों के दरमियान। लेकिन बाद में आपको सारी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है, दूसरा ये है कि वो लोग कौन थे, अगर हमास की लीडरशिप, उनके कोई नाम थे, कौन थे, जो भी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, में कौन से लोग थे, ठीक है, वो तो किसी को भी नहीं पता। सही। तो बाकी ये है कि एक बंदा समीर, आखिर में बस गुरु समीर हुलाया करके एक बंदा था, जो कि अमेरिका, जिसने कहा था कि मुझे अमेरिकन ने गज़ा का गवर्नर नॉमिनेट कर दिया है पोस्ट वॉर प्लान के अंदर, और मैं गज़ा को संभालूंगा, और मेरे बिजनेसमैन और ये वो, पिछले दिनों नाम उसको हमने डिस्कस भी किया था, वो हो गया, पता चला फ़लस्तीनी अथॉरिटी उसको उठा के ले गई है कहीं रमल्ला में, इसी हल्ले गुल्ले में। सही जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे स्मैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।